अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हमने मेंडल्स लॉ में ये पढ़ा था कि हर ट्रेट के सिर्फ दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स या एलील्स होते हैं, लेकिन बाद में ये कि रिसर्च से साबित हुआ कि कुछ ट्रेट्स जो हैं, कुछ खासियतें जो होती हैं, उनके दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा एलील्स होते हैं या जीन्स होती हैं। इनको मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स या मल्टीपल एलील्स कहा गया। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था, जो कि डिस्कवर हुआ 1901 में बाय कार्ल एंड लैंडसडेल ने। इसके मुताबिक 4 फिनोटाइप्स हैं जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में होती हैं। ये ड्यू टू प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज की वजह से होती है। यानी कि आरबीसीज के ऊपर दो स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं जिनकी प्रेजेंस से या एब्सेंस से 4 फिनोटाइप्स बनती हैं, जिसमें ए ब्लड ग्रुप हुआ, बी ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ और ओ ब्लड ग्रुप हुआ। जबकि जीनोटाइप्स में इसकी 6 जीनोटाइप्स होती हैं। क्रोमोसोम 9 पे एक पॉलीमेरिक जीन होती है आई, कैपिटल आई, जिसको हम डिनोट करते हैं। ये ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसके 3 एलील्स होते हैं, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और स्मॉल आई। अगर एक शख्स में आई कैपिटल ए और आई कैपिटल ए की दोनों जीन्स मौजूद होंगी तो वो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल होगा, जबकि आई कैपिटल ए और स्मॉल आई के साथ वो हेट्रोजाइगस होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप उसका ए ही होगा। यही तरीका ब्लड ग्रुप बी में होगा, जबकि ग्रुप ए बी वाले इंडिविजुअल्स में दोनों जीन्स मौजूद होंगी, यानी कि आई ए और आई बी की। और ओ ब्लड ग्रुप में स्मॉल आई वाली जीन्स होंगी, यानी कि उनमें ना ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा। ये ब्लड ग्रुप्स इस वजह से होते हैं कि ये जीन्स रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स हैं, इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या रोल होता है, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक आदमी जिसका ए ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, इसके जो आरबीसीज होंगे, इनके ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगी और इनकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। ए एंटीजन होगी और एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। अब इनको हम कोई भी ऐसा ब्लड नहीं दे सकते जिसमें बी एंटीजन हो, तो हम इनको कोई बी वाला नहीं दे सकते और ए बी वाला नहीं दे सकते, क्योंकि इनके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि जब ये ब्लड दिया जाएगा तो उसके साथ रिएक्ट करेंगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसी तरह एक बी ब्लड ग्रुप का इंसान है तो उसके अंदर बी एंटीजेंस होंगी, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्रुप बी होगा और उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगी। तो इनको हम ए ब्लड ग्रुप और ए बी ये दोनों नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट करेंगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद एक इंसान जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बी एंटीजन और ए एंटीजन दोनों मौजूद होंगी और इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ इन दोनों के खिलाफ नहीं होंगी, ना एंटी ए एंटीबॉडी होगी ना एंटी बी एंटीबॉडीज़ होगी। तो इनको हम ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं और बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं ए बी वालों को।
अब ओ पे आ जाते हैं। तो ओ के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई भी किस्म की एंटीजन नहीं होती है, कोई एंटीजन नहीं होती इनके ऊपर। इनके ऊपर लेकिन इनके पास एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। इसलिए ओ जो है, चूँकि इसमें हमें कोई एंटीजन नहीं होती, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए भी यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है। यानी कि ए बी वाले को आप ए बी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं और ओ भी दे सकते हैं, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं। जबकि ओ वाला ब्लड जो है वो आप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। इसलिए ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। इस तरह से हम ए ब्लड ग्रुप वालों को ए और ओ दोनों ब्लड दे सकते हैं, बी वालों को बी और ओ दे सकते हैं, ए बी वालों को तीनों जा सकते हैं और ओ वाले को ओ ही मिल सकता है। बुक में जो टेबल दिया गया है उसमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ब्लड टाइप में RH या रीसिस में आता है, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ये इस वजह से होता है कि RBCs के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको रीसिस प्रोटीन या RH प्रोटीन कहा जाता है, और वो एक जीन से कंट्रोल होती है जो कि डोमिनेंट RH जीन कहलाती है। जिसके अंदर भी ये डोमिनेंट RH जीन होगी उसके RBCs पे RH प्रोटीन्स होगी और वो यानी कि पॉजिटिव कहलाएगा। इसमें फ़र्क ये है कि इनके अंदर जिनमें RH एंटीजन नहीं होती है RBCs के ऊपर, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी नहीं होती हैं। तो अगर RH नेगेटिव पर्सन को हम जब RH पॉजिटिव ब्लड देंगे उसके बाद रिएक्शन होगा, वो उसको एज अ एलियन लेगा और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। पहले से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, यानी वेरिएशंस इन एवोल्यूशन। वेरिएशंस की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स सच एज हाइट, कलर एक्सेट्रा अमंग सेम स्पीशीज, ये वेरिएशंस हैं। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं आपस में स्पीशीज़ में, और कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। अब तमाम बर्ड्स जो हैं उनमें किसी न किसी तरह से विंग्स मौजूद होती हैं, यानी कि उनके पर होते हैं, मगर सबके डिफरेंट होते हैं, साइजेस डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से टर्टल और टॉर्टोइस थोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सबको पता है उनके साइज़ में भी फ़र्क है और उनके कलर्स वगैरह में भी फ़र्क होता है। इस तरह फ्रॉग और टोड में भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं मगर वेरिएशंस भी होती हैं। वेरिएशंस की 4 टाइप्स हैं: एनवायरमेंटल, हेरिटेबल, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। यही इसके कॉजेस में भी आ जाता है। तो एनवायरमेंटल वेरिएशंस क्या हुई? वो वेरिएशंस जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि ये जेनेटिकली चेंज से नहीं होती हैं और ना ही ये इनहेरिटेड होती हैं, यानी कि अगले ऑफस्प्रिंग्स को या अगले मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज़ को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने कुछ बॉडी पार्ट लूज़ कर दिया, या ये कि किसी ने एक्सरसाइज कर करके अपने मसल बना लिए, तो वो उसकी ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट नहीं होगा। सेकंड है हेरिटेबल वेरिएशंस। ये वेरिएशंस ड्यू टू चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल के होती हैं, इसलिए इनको जेनेटिक या हेरिटेबल वेरिएशंस भी कहते हैं। ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब या ये म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकती है, या मैटरनल और पैटर्नल जीन्स जब कंबाइन करती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट तरीके से ये अपने आप को ज़ाहिर कर सकती है। इसके अलावा कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। ये ड्यू टू स्मॉल डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ द नंबर ऑफ अ स्पीशीज़ होता है, जैसे स्किन कलर का चेंज होना, हाइट का चेंज होना, कोई शॉर्ट है कोई टॉल है, इंटेलिजेंस, आई कलर्स वगैरह। और ये ना ही
प्योरली जेनेटिक होता है और ना ही प्योरली एनवायरमेंटल होता है, बल्कि इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। चौथी टाइप है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये यूजुअली जेनेटिक मटेरियल की चेंजेस की वजह से होता है और ये हेरिटेबल होता है और ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ये सडन एंड शार्प डिफरेंसेस होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। मसलन जैसे कुछ लोग अपनी ज़ुबान को रोल कर लेते हैं या कुछ लोगों के हाथ या पाँव में एक एक्स्ट्रा फिंगर होती है, तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है। अब कॉजेज ऑफ वेरिएशंस क्या हैं? इनमें म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और फर्टिलाइजेशन। अब म्यूटेशन में ये बात पहले भी डिस्कस हुई, जैसे किसी आदमी की 6 फिंगर्स हो गई, तो ये एक सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ और ये आगे फिर मज़ीद हेरिटेबल हो सकता है। ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू स्पीशीज एक्ट करता है। फिर हम आ जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। तो क्रॉसिंग ओवर में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उसके दरमियान एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड्स बिटवीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कुछ जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर जाता है। इस तरह से मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स में चेंजेस आती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं और उसकी वजह से जो है वो जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स से चेंज होती है। तीसरे नंबर पे एनवायरनमेंट आ जाता है। तो एनवायरनमेंटल वेरिएशंस भी हमने अभी पढ़ी हैं कि जो है वो चेंजेस इन द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन की वजह से स्किन कलर्स में चेंजेस होती हैं, हाइट में चेंजेस होती हैं, या ये कि एक्सरसाइज करने से मस्कुलर चेंजेस हो जाती हैं बॉडी के अंदर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम में जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो एनाफेज 1 में सेग्रीगेट होकर डॉटर सेल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाइड वैरायटीज़ ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन में यही वाइड वैरायटीज़ ऑफ मैटरनल और पैटर्नल गैमेट जब कंबाइन करते हैं तो ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है। अब ये कि इवॉल्व क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक बेटर कंडीशन में इवॉल्व होता है, यानी कि अपने फोर फादर्स से ऑफ स्प्रिंग्स बेहतर होते हैं। तो एवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर डिसेंड्स बिकम बेटर देन एंसेस्टर। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि जो आजकल के लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सिंपल एंसेस्ट्रल फॉर्म से मॉडिफाई हुए हैं ड्यूरिंग बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज पेश की गई, जिसमें से हम सिर्फ एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी। इन द ईयर 1859 इसने एक बुक पब्लिश की थी जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कहा जाता है और इसमें इसने अपनी ये थ्योरी दी थी, जिसके मेन पॉइंट्स ये हैं: ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हेरिटेबल वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि रिप्रोड्यूस रैपिडली करते हैं तो नंबर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स इंक्रीज करता है, यानी कि पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज करती है। अब जब वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं, यानी कि उनके रहने के लिए लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेस हैं जैसे फूड, शेल्टर वगैरह, तो जो स्पीशीज़ इस स्ट्रगल करके अपने आप को ज़िंदा रख सकेगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा और जो नहीं कर सकेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। फिर जो इंडिविजुअल्स ऐसे विरासती तौर पे विरासत में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके पास, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, ऐसा उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो उनको हेल्प करे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। और जिनका इस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा कि वो उस एनवायरनमेंट में, हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके,
वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ वैनिश हो जाएंगी। अब नेचुरल सेक्शन में भी ये है कि नेचर खुद भी सेलेक्ट करता है फिटेस्ट इंडिविजुअल को टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, जिसकी वजह से फेवरेबल वेरिएशंस प्रिजर्व हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि नेचुरली जिन जगहों पे लोग कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर फर होती है, तो वो ऐसी ठंडी जगहों पे सरवाइव कर सकते हैं। और नेचर की तरफ से भेजी गई बहुत सारी आफात भी होती हैं, जैसे ज़लज़ला है, सैलाब है, तो उसमें भी कुछ पॉपुलेशन लूज़ हो जाती है और कुछ सरवाइव करती है। इस तरह से एक इंसानों की या जानवरों की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है और वो इवॉल्व करते रहते हैं और फिटेस्ट इंडिविजुअल को की सिलेक्शन होती है, वो आगे ऑफस्प्रिंग्स उनसे चलती रहती है। इस तरह से ओवर द टाइम डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन और इनहेरिटेंस की वजह से न्यू स्पीशीज़ बनती हैं जो बेटर और फिट होती हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।